नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले चैप्टर से, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो देखिए, ब्रिटिशर्स इंडिया में 1608 में आए थे ट्रेडर्स के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। इनको 1600 में एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन के चार्टर से। इनिशियली ये कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दिया। 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया बंगाल, बिहार और ओडिशा का। मतलब रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का कंट्रोल अब कंपनी के पास था। इसी से कंपनी ने एक टेरिटोरियल पावर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। फिर आता है 1857 की रिवोल्ट, यानी सेपोई म्यूटिनी। इसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसी के बाद शुरू होता है क्राउन रूल, जो चला इंडिपेंडेंस तक, यानी 15 अगस्त 1947 तक। इंडिपेंडेंस के बाद ज़रूरत हुई एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके लिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के कई सारे फीचर्स ब्रिटिश रूल से इंस्पायर्ड है। ब्रिटिश पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ने ही एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाया, जिसके बेसिस पर हमारा गवर्नेंस सिस्टम डेवलप हुआ। इसी वजह से हम ब्रिटिश पीरियड को दो फेजेस में स्टडी करते हैं। पहला है कंपनी रूल, जो 1773 से 1858 तक चला, और दूसरा है क्राउन रूल, जो 1858 से 1947 तक चला। तो दोस्तों ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पिछले स्लाइड में हमने समझा कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए और धीरे धीरे अपना कंट्रोल जमा लिया। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी रूल को, यानी वो पीरियड जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो चलिए समझते हैं कंपनी रूल के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास हुए और उन्होंने हमारे गवर्नेंस सिस्टम को कैसे शेप किया। यहाँ पे सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट का सबसे पहला और रेवोल्यूशनरी स्टेप था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में अपग्रेड करना। ये एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था, क्योंकि इससे बंगाल के गवर्नर को और अधिक पावर्स मिल गए। इस नए पोस्ट पर वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। यहीं से सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बंगाल के हाथ में आई। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर्स थे। इसका मकसद था कि डिसीजन मेकिंग एक इंडिविजुअल का काम ना हो, बल्कि कलेक्टिव विजडम के जरिए हो। यहाँ पे गवर्नर जनरल को काउंसिल के साथ मिलकर हर डिसीजन लेना पड़ता था और मेजोरिटी का ओपिनियन माना जाता था। ये सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड और कंसल्टेटिव गवर्नेंस का मॉडल था। नेक्स्ट है, इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अथॉरिटी के नीचे कर दिया गया। पहले ये प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी अपने डिसीजन मेकिंग में, लेकिन अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करने लगे। इससे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हुआ और बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गई।
नेक्स्ट है 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। ये स्टेप था ब्रिटिश स्टाइल जुडिशियरी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का। इस एक्ट का एक इम्पोर्टेंट और इथिकल रिफॉर्म था कंपनी के सर्वेंट्स के ऊपर प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट्स लेने पर रोक लगाना। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स अपने पोजीशंस का मिसयूज करके पर्सनल प्रॉफिट्स कमा रहे थे। ये लोग इंडियन रूलर्स, नवाब और जमींदारों से महंगी गिफ्ट्स, नजराना, जागीर या ट्रेड परमिशंस लेते थे जिसे वो अपनी प्राइवेट संपत्ति समझ के चलाते थे। इस करप्शन के कारण ना सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा था बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी ये डर लगने लगा था कि उनकी कंट्रोल से बाहर एक पावरफुल बट अनएथिकल गवर्नेंस डेवलप हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इस एक्ट ने एक क्लियर प्रोविजन बनाया जिसमें कहा गया कि कंपनी के किसी भी सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड या किसी भी प्रकार का गिफ्ट लेना मना है। इस प्रोविजन का मकसद था कि उनका ध्यान अपने काम और कंपनी के इंटरेस्ट पर रहे, ना कि अपने पर्सनल मुनाफे पर। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस एक्ट के आने से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक्शंस के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली आंसरेबल नहीं थी, लेकिन अब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी डिसीजंस की रेगुलर रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और कंपनी का कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में आना शुरू हुआ। नेक्स्ट है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर कंपनी। तो इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था कि यह पहली बार था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। मतलब अब कंपनी अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं ले सकती थी। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से कंपनी रूल ग्रेजुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आने लगा। तो दोस्तों, ये एक्ट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं था बल्कि ये ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट इंटरवेंशन का शंखनाद था। इसने फ्यूचर में आने वाले पिट्स इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब हम बात करेंगे एमेंडिंग एक्ट के बारे में। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी कहा जाता है। ये एक तरह का करेक्शन था रेगुलेटिंग एक्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे पहला प्रोविजन है, इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को लिमिट कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल बन गई थी, इसलिए इस एक्ट ने उसके जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डिफाइन किया। नेक्स्ट है, इस एक्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ कलकत्ता के ब्रिटिश सब्जेक्ट्स और वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स तक ही लिमिटेड होगा। रूरल बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोग या कंपनी के सर्वेंट्स अगर कलकत्ता में नहीं रहते तो उनके ऊपर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं चलेगा। यानी इस प्रोविजन ने सुप्रीम कोर्ट की रीच को जियोग्राफिकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि पर्सनल लॉज प्रोटेक्ट किए गए। मतलब हिंदू के केसेज हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम के केसेज उनके मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे। इससे लोकल ट्रेडिशंस और कस्टम्स की रेस्पेक्ट की गई। जैसे मान लीजिए एक हिंदू परिवार में प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया, पिता की डेथ के बाद बेटे और बेटियों के बीच ये कन्फ्यूजन है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता तो पहले ऐसा होता था कि कोर्ट ब्रिटिश लॉ के हिसाब से डिसीजन देता जो कि इंडिया के रिलीजियस कस्टम से मैच नहीं करता था। इस एक्ट के बाद ये क्लियरली डिसाइड कर दिया गया कि अगर पार्टीज हिंदू है तो उनका केस हिंदू लॉ के मुताबिक ही डिसाइड होगा। इसी तरह अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने डाइवोर्स या इनहेरिटेंस केस के लिए कोर्ट जाता है तो उनके लिए मुस्लिम लॉ लगेगा। नेक्स्ट है, रेवेन्यू मैटर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लैंड रेवेन्यू केसेज में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये इंटरफेरेंस एक मेजर दिक्कत बन गई क्योंकि लैंड रेवेन्यू कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से कंपनी के ऑफिसर्स पर प्रेशर बन गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन बढ़ने लगा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एक्ट ने
एक क्लियर लाइन ड्रॉ की और कहा कि रेवेन्यू मैटर्स जैसे कि टैक्स कलेक्शन, जमींदारी डिस्प्यूट्स और लैंड सेटलमेंट केसेज पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है अपील्स टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों पहले सुप्रीम कोर्ट को अपील का फाइनल फोरम समझा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल को फाइनल अपीलेट बॉडी बना दिया गया। इससे जुडिशियरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ा, यानी जो ब्रिटिश रूल चला रहे थे वही फाइनल जज भी बन गए। इससे जस्टिस का सिस्टम भी कंपनी के अंडर आ गया। तो दोस्तों इस एक्ट का असली मोटिव था ब्रिटिश रूल को स्मूथ, अनइंटरप्टेड और प्रॉफिटेबल बनाना। इस एक्ट से कंपनी ने जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का टसल सेटल किया, लेकिन इंडियन पब्लिक की प्रॉब्लम्स, इनजस्टिस या राइट्स इसमें सेकेंडरी थे, या कह सकते हैं इग्नोर किए गए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए थे। कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, करप्शन बढ़ रहा था और गवर्नेंस का सिस्टम क्लियर नहीं था। इसी बैकग्राउंड में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो एक नया स्ट्रक्चर लाता है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चलिए इसे समझते हैं। तो दोस्तों इस एक्ट ने कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया। कॉमर्शियल का मतलब हुआ बिजनेस और ट्रेड, जैसे कि बंगाल के माल को यूरोप भेजना या स्पाइसेज या कॉटन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और पॉलिटिकल का मतलब गवर्नेंस, जैसे टैक्स कलेक्शन, कानून बनाना और आर्मी को कमांड करना। पहले दोनों चीज़ें एक ही इंस्टीट्यूशन संभालता था, जिससे कन्फ्यूजन होता था। अब इस एक्ट ने क्लियर डिवाइड कर दिया, व्यापार एक तरफ और राजनीति एक तरफ। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट एस्टैब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। यानी पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन में एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड एक्चुअली ब्रिटिश मिनिस्टर्स के अंडर था। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के डिसीजंस डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब कंपनी के रूलर्स इंडिया में चाहे कुछ भी करे, फाइनल डिसीजन लंदन की सरकार करेगी। यहाँ पे दूसरी तरफ कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स दे दिए गए। मतलब अब उनका फोकस सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड था। प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करे, ट्रेड को कैसे एक्सपांड करे, शिप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और माल का डिस्ट्रीब्यूशन। उनके पास अब पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की पावर नहीं थी। नेक्स्ट है, इस एक्ट से सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट चालू हुआ। ये इसलिए क्योंकि अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो पॉलिटिक्स को मैनेज करता था, और दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो सिर्फ कॉमर्स देखते थे। इससे एक डुअल सिस्टम बन गया जिसमें दोनों अपना अपना रोल क्लियर समझ गए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी था, दोनों के बीच कई बार कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के टेरिटरीज को ऑफिशियली डिक्लेयर किया एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया की जमीन अब सिर्फ कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन की ऑफिशियल कॉलोनी बन गई थी। और उनके गवर्नेंस को कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इस डिक्लेरेशन के बाद कंपनी का मुखौटा गिर गया और सबको समझ आ गया कि असली रूलर ब्रिटेन ही है। तो दोस्तों इस एक्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली इंडिया के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया और कंपनी के रोल को बेसिकली एक बिजनेस कंपनी तक लिमिटेड कर दिया। यहीं से शुरू होती है ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल की जर्नी, जो 1858 के बाद कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमने पिट्स इंडिया एक्ट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786 की। ये स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस के अपॉइंटमेंट के टाइम पर लाया गया था। इसका मेन पर्पस था गवर्नर जनरल के पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो चलिए इसे समझते हैं।
तो देखिए, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया। इनकी अपॉइंटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ इंडिया में भेजा था ताकि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। उन्हें पावर दी गई अपने काउंसिल को ओवरराइड करने की। नॉर्मली गवर्नर जनरल को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेजोरिटी के साथ चलना पड़ता था, लेकिन कॉर्नवालिस के केस में एक्सेप्शन बनाया गया। मतलब अगर काउंसिल के मेंबर्स उनसे एग्री ना भी करें तब भी वो अपना डिसीजन एनफोर्स कर सकते थे। ये पावर उन्हें ऑलमोस्ट डिक्टेटर लाइक ऑथोरिटी देती थी। ओवरराइडिंग पावर के साथ साथ कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी भी बनाया गया। मतलब इस एक्ट से एक ही व्यक्ति के पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल भी था और मिलिट्री का कंट्रोल भी। इससे उनकी पोजीशन और भी पावरफुल हो गई और एक सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी क्रिएट हो गई। तो दोस्तों, इस एक्ट का इम्पैक्ट ये था कि गवर्नर जनरल के पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। कॉर्नवालिस ने इसी बेसिस पर इंडिया में अपने फेमस कॉर्नवालिस कोड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की। तो देखिए, चार्टर का मतलब होता है एक स्पेशल अथॉरिटी या लाइसेंस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी। इस लाइसेंस के थ्रू कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने का, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का और टेरिटोरीज रूल करने का अधिकार मिलता था। ये चार्टर हर 20 साल के बाद रिन्यू किया जाता था। पार्लियामेंट जब भी नया चार्टर देती थी उसमें कुछ नए नए रूल्स और रिफॉर्म्स भी ऐड कर देती थी। इसी वजह से हम 1793, 1813, 1833 और 1853 जैसे अलग अलग चार्टर एक्ट्स देखते हैं। इसी जर्नी का सबसे पहला स्टेप है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसे अब हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था जिसमें गवर्नर जनरल और कंपनी के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा रिफाइन किया गया। तो चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रोविजन था गवर्नर जनरल के ओवरराइडिंग पावर्स को उनके सक्सेसर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब जो स्पेशल अथॉरिटी कॉर्नवालिस के पास थी अपने काउंसिल को ओवरराइड करने की, अब वो परमानेंट हो गई। इससे आने वाले गवर्नर जनरल्स भी काउंसिल के अगेंस्ट अपना डिसीजन एनफोर्स कर सकते थे। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज पर और ज़्यादा कंट्रोल दिया गया। पहले उनका रोल लिमिटेड था, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल ही सुप्रीम अथॉरिटी है। इससे बॉम्बे और मद्रास बंगाल के अंडर सबऑर्डिनेट यूनिट्स बन गए थे। इससे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो गया। ये एक्ट एक कॉमर्शियल डायमेंशन भी लेकर आया। कंपनी का इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। यानी प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट्स अभी भी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते थे। इससे कंपनी के प्रॉफिट सिक्योर रहे और उनका इकोनॉमिक कंट्रोल बना रहा। नेक्स्ट प्रोविजन है कमांडर इन चीफ नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस स्पेशली अपॉइंटेड। यानी कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल का ऑटोमेटिक मेंबर नहीं बनाया गया। मतलब जब तक उन्हें स्पेशली अपॉइंट ना किया जाए वो काउंसिल का पार्ट नहीं बनेंगे। ये प्रोविजन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कॉर्नवालिस के समय में वो दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति के पास थी, इसलिए नेचुरली वो काउंसिल का पार्ट भी थे। लेकिन इस एक्ट ने क्लियर किया कि फ्यूचर में अगर कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल अलग अलग व्यक्ति हुए तो मिलिट्री चीफ को तब तक काउंसिल में सीट नहीं मिलेगी जब तक उसका फॉर्मल अपॉइंटमेंट ना हो जाए। इससे काउंसिल की कंपोजिशन पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल बना रहा और मिलिट्री इंटरफेरेंस से पॉलिसी डिसीजंस को बचाया गया। अब बात करते हैं एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल की। तो दोस्तों, इस एक्ट ने कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ब्रिटिश मेंबर्स की सैलरी इंडिया के पैसों से पे की जाएगी। यानी इंडिया का रेवेन्यू यूज होगा ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये क्लियर दिखाता है कि किस तरह से इंडिया के सोर्सेज को ब्रिटेन के फायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो दोस्तों, ये था चार्टर एक्ट 1793 का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे।
तो अब हम समझेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली सिस्टम को तोड़ दिया और ब्रिटिश क्राउन की सोवरेंटी को ओपनली असर्ट किया। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। पहला प्रोविजन है इट एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। यानी कंपनी का ट्रेड मोनोपोली एबोलिश कर दिया गया, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ। अब जनरल ट्रेड इंडिया के साथ कोई भी ब्रिटिश ट्रेडर कर सकता था, सिर्फ टी ट्रेड और चाइना ट्रेड कंपनी के कंट्रोल में रखा गया। मतलब कंपनी का कॉमर्शियल पावर कम हो गया और प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए इंडिया का बाजार ओपन हो गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन की सोवरेंटी को ऑफिशियली असर्ट करना। मतलब इस एक्ट से क्लियर कर दिया गया कि कंपनी के टेरिटोरीज अब क्राउन के पोजेशन से, और कंपनी सिर्फ उन्हें गवर्न कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था जो दिखाता था कि असली मालिक ब्रिटेन ही है। नेक्स्ट है इस एक्ट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने की परमिशन दी। यानी अब वो ओपनली इंडिया आ सकते थे, अपने चर्चेस बना सकते थे और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर सकते थे। ये एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था क्योंकि इससे रिलीजियस इंटरफेरेंस का डर बढ़ गया। नेक्स्ट है इस एक्ट ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की। मतलब इंग्लिश एजुकेशन, मॉडर्न साइंसेज और लिबरल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का इनिशिएटिव शुरू हुआ। ये वही फाउंडेशन था जिससे आगे चलकर मैकुले और रूट्स डिस्पेस जैसे स्टेप्स आए। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेशन इंपोज करने का अधिकार देना। पहली बार कंपनी ने फॉर्मली ये अलाउ किया कि प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अपने जुरिस्डिक्शन के लोगों से डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप टैक्स देने में डिफॉल्ट करे तो उन पर पेनल्टीज भी इंपोज की जा सकती थी। देखा जाए तो ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम एस्टैब्लिश करने की शुरुआत थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स पर अब ये जिम्मेदारी थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, चाहे लोगों पर कितना भी फिजिकल प्रेशर क्यों ना हो। इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ऊपर के ऑफिसर्स के लिए कम हो गई, लेकिन लोकल लोगों पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। ये सिस्टम कॉमन फार्मर्स, आर्टिसंस और गरीब लोगों के लिए एक बर्डन बन गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस एक्ट का यह प्रोविजन एक सिस्टमेटिक शोषण की नींव था, जिसमें गवर्नेंस के नाम पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लीगलाइज कर दिया गया। तो दोस्तों ये एक्ट इंडिया के पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने वाला साबित हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब हम समझेंगे चार्टर एक्ट 1833 को। यहाँ पे सबसे पहला प्रोविजन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब अब पूरे इंडिया का सुप्रीम हेड एक ही पोस्ट बन गई। इस पोस्ट पर पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह स्टेप एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड होने वाली है। नेक्स्ट है इस एक्ट ने पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया। यानी गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो पहले अपने अपने प्रोविंसेज में लेजिस्लेटिव पावर्स रखते थे, उनसे यह पावर छीन ली गई। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कानून बनाने का अधिकार। अब लॉज बनाने का पूरा कंट्रोल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। मतलब प्रेसिडेंसी सिस्टम अब कमजोर हो गया और सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत बन गई। नेक्स्ट है इस एक्ट के बाद कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। मतलब उसके सारे कॉमर्शियल फंक्शंस खत्म कर दिए गए। अब कंपनी का काम सिर्फ गवर्नेंस था, प्रॉफिट कमाने का नहीं। नेक्स्ट है इस एक्ट से लॉज के नेमिंग सिस्टम को भी चेंज किया गया। पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो लॉज बनाते थे उन्हें रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन अब इन्हें ऑफिशियली एक्ट्स कहा जाने लगा, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था। यह एक सिंबॉलिक स्टेप था जो दिखाता था कि ब्रिटिश स्टाइल लेजिस्लेचर इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई है। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना। लेकिन जब बात आई इस प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन की तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अपने ट्रस्टेड लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे।
इस वजह से यह प्रपोजल सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहा और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इस एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन को मजबूत किया, कंपनी को कॉमर्शियल से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया और इंडिया के गवर्नेंस को एक मॉडर्न लेजिस्लेटिव शेप दिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट 1853 को। तो ये एक्ट कंपनी रूल का लास्ट चार्टर एक्ट था और इसने इंडिया के गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे पहला प्रोविजन है, इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यानी गवर्नर जनरल्स काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया। मतलब जो पहले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एक ही टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती थी और लॉ मेकिंग भी करती थी, अब दोनों रोल्स क्लियरली सेपरेट हो गए। ये एक मॉडर्न गवर्नेंस की तरफ स्टेप था। नेक्स्ट है, इस एक्ट ने एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया और वो था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। ये इंडिया के लेवल पर पहला प्रॉपर लेजिस्लेचर था जो सिर्फ लॉ मेकिंग के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, इस काउंसिल में 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐड किए गए और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इनमें से 4 रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोविंसेस से आते थे। ये 4 प्रोविंसेस थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। मतलब प्रोविंसेस को पहली बार सेंट्रल लॉ मेकिंग में वॉइस मिली थी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रोविजन है, इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो देखिए, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्विसेज में भर्ती सिर्फ पेट्रोनेज सिस्टम के जरिए होती थी। यानी अगर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी की सिफारिश हो तो बिना मेरिट के भी नौकरी मिल जाती थी। इससे गवर्नेंस में ना प्रोफेशनलिज्म था ना ही फेयरनेस। लेकिन इस एक्ट ने इस सिस्टम को बदल दिया और पहली बार एक फॉर्मल कंपटीशन एग्जाम का प्रोविजन आया। ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था जिसमें मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया गया। यहाँ पे एक पॉइंट समझना जरूरी है, चार्टर एक्ट 1833 ने भी एक प्रोग्रेसिव क्लॉज दिया था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या जन्म के आधार पर सर्विसेज से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, ना एग्जाम हुआ और ना ही इंडियंस को एक्सेस मिला। यानी 1833 का प्रोविजन सिर्फ सिंबॉलिक था, ग्राउंड रियलिटी जीरो थी। लेकिन 1853 ने एक्चुअल रिफॉर्म किया, जहां पेट्रोनेज सिस्टम खत्म हुआ और ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ। यही रिफॉर्म बाद में मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी का फाउंडेशन बना। नेक्स्ट है, मैकुले कमिटी ऑफ 1854 रिकमेंडेड इंडियन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। यानी मैकुले कमिटी ने इंडियन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स रिकमेंड किए थे। इस कमिटी ने एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और एज लिमिट जैसी डिटेल्स डिसाइड की, जिसने मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट है, इस एक्ट ने कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो कर दिया लेकिन कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं दी। मतलब पार्लियामेंट कभी भी चाहे तो कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर सकती थी। ये एक क्लियर सिग्नल था कि कंपनी का राज अब टेम्पोररी है और ब्रिटेन का क्राउन कभी भी डायरेक्ट कंट्रोल ले सकती है। नेक्स्ट है, इस एक्ट से पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बने। ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन का शुरुआती स्टेप था जो आगे चलकर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का कंपनी रूल के अंदर आने वाले सारे एक्ट्स खत्म होते हैं। आज हमने समझा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी से बदलकर भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गई। लेकिन जैसा कि हमने देखा, शुरुआत में सिर्फ ट्रेड था, फिर आई टेरिटोरियल एक्सपेंशन और फिर आया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। कंपनी ने अपने फायदे के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लीगल कंट्रोल और मिलिट्री डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया और इस प्रोसेस में भारत की ट्रेडिशनल सिस्टम, लोकल रूलर्स और कॉमन लोग सब हेवीली अफेक्टेड हुए।
तो यहाँ पे हम लोगों का कंपनी रूल ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम क्राउन रूल को डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।